Hello students, welcome to IJS Law classes. Today we are going to start Muslim law and this is the first lecture and in this lecture we are going to talk about marriage. Muslim marriage क्या होता है, क्या essentials होते हैं, what are the concepts, right? So let's start. देखिए अगर मैरिज की बात करें तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि मैरिज होता क्या है. व्हाट इज मैरिज. तो इसमें अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी मुस्लिम मैरिज की. ठीक है, अभी तक जो आपने हिंदू लॉ में पढ़ा वो आप एक साइड रख दो. मुस्लिम मैरिज हिंदू और हिंदू मैरिज बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, राइट. देखिए मुस्लिम मैरिज होता क्या है. तो हिदाया इन्होंने क्या कहा, किसी को पता है हिदाया ने क्या डिफाइन किया मुस्लिम मैरिज को. हिदाया ने कहा कि जो मुस्लिम मैरिज है, ठीक है, मुस्लिम मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक, और स्टूडेंट्स जैसे ही मैं आपको ये नोट लिखवा रही हूँ बुलेट्स, या आप लिख लीजिए सो दैट आपके बुलेट पॉइंट्स जो है बन जाए पूरे मैरिज के टॉपिक के. अदरवाइज अगर आप कोई बुक रेफर करेंगे डायरेक्टली तो आपको नहीं समझ आएगा, तो आप बुलेट्स आई वुड से कि आप क्लास में ही बना लो. तो हिदाया ने कहा कि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है. क्यों कहा, इसने कहा कि जो पर्पस है मैरिज का वो क्या है, लीगलाइज करना सेक्सुअल इंटरकोर्स को, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन को लीगलाइज करना. ठीक, लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक, एंड क्रिएशन ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज. तो हिदाया ने ये कहा कि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसका पर्पस है लीगलाइज करना सेक्सुअल इंटरकोर्स को, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड क्रिएशन ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज पार्टनर्स में एक दूसरे के लिए एंड जो उनका चाइल्ड है उसके लिए भी, राइट. तो ये हिदाया ने डिफाइन किया मुस्लिम मैरिज को. ऐसे ही एक और थे सर रॉन विल्सन, इन्होंने भी सिमिलर वे में मुस्लिम मैरिज को डिफाइन किया. इन्होंने भी ये कहा कि मुस्लिम मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक, और ये क्यों है, इसका पर्पस क्या है, इन्होंने भी यही कहा इसका पर्पस है लीगलाइज करना सेक्सुअल इंटरकोर्स को, ठीक, एंड क्रिएशन ऑफ फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक, इन्होंने लगभग सेम ही डिफाइन किया हिदाया की तरह, पर हिदाया ने यहां तक लेकर गया था अपने डिफाइन को, भाई क्रिएशन ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी होता है टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ दैट मैरिज. लेकिन सर रोनाल्ड विल्सन ने बोला यहीं पे खत्म कर दी उस डिफाइन को. ठीक है, कि भाई मैरिज जो है मुस्लिम लॉ में ये कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसका पर्पस है लीगलाइज करना सेक्सुअल इंटरकोर्स को और क्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक, तो ये दो ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया मैरिज को अलग अलग तरीके से. देखिए अब जो मेंस में क्वेश्चन आता है, अब इन दोनों ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हम देखें तो मुस्लिम लॉ जो है इट इज नॉट अ कोडिफाइड वन. कभी कोडिफाइड नहीं हुआ. अगर इसके सोर्सेस देखोगे आप, अगर आप इसके सोर्सेस देखोगे तो कहाँ से आ रहे हैं, जो इनकी होली बुक है कुरान वगैरह वहीं से आ रहे हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली बेस्ड है कस्टम्स पे. ये सारे जो मुस्लिम लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट्स है ये सभी के सब इनके कस्टम्स हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि मुस्लिम मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है.
बताइए, कोई जवाब दे सकता है? कुछ भी, जो भी आपको पता हो, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड। अनम्यूट करके बोल सकते हो। अनम्यूट करके बोलिए। यस यामिनी से। मैम ब्लेंड ऑफ बोथ। हाउ, थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए। मैम डिटेल्स तो भी मुझे याद नहीं आ रही है, आई जस्ट नो कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। चलिए ठीक है। देखिए, अभी जो हमने डिफाइंस पढ़ी उसमें कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो मुस्लिम लॉ है कभी भी ऐसे कोडिफाइड नहीं हुआ है ना। अब ये जो चला आ रहा है कस्टम्स पे ही बेस्ड है, ठीक। चलिए, लेकिन इसमें दो केस लॉज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनके अंदर ये हेल्प किया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, बट उन्हीं केस लॉ से ये भी कंक्लूड हो रहा है कि ये प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, थोड़ा सेक्रीमेंटल भी है, ठीक है। कौन कौन से केस लॉज हैं वो? देखिए, ये केस नंबर 1 है। इस केस में क्या हुआ? इस केस में प्रीवी काउंसिल ने ये हेल्प किया कि जो निकाह है, जो निकाह है, ये एक रिलीजियस सेरेमनी है। ये एक रिलीजियस सेरेमनी है, लेकिन जो हम इसके बाद अब एक केस लॉ पढ़ेंगे उसमें कहा कि भाई इनको नोट डाउन करते जाइए एज इट इज, जैसे हम पढ़ रहे हैं। अब्दुल करीम वर्सेस सलीम, इसमें कोर्ट ने हेल्प किया कि भाई जाफरी बेगम, इट इज जाफरी, शौरत सिंह वर्सेस जाफरी बेगम, अब्दुल करीम वर्सेस सलीम, ठीक। केस नंबर 1 में ये हेल्ड हुआ कि जो निकाह है, निकाह यानी कि मैरिज को मुस्लिम्स में निकाह बोलते हैं, निकाह है जो, वो एक रिलीजियस सेरेमनी है। तो इसमें प्रीवी काउंसिल ने ये हेल्प किया कि भाई निकाह इज अ रिलीजियस सेरेमनी। बट वहीं दूसरे केस में जो कि था अब्दुल करीम वर्सेस सलीम, इसमें ये हेल्प किया कि भाई मुस्लिम मैरिज जो है ये सेक्रामेंटल नहीं है। देखिए, निकाह इज अ रिलीजियस सेरेमनी, यानी कि कहना चाहते हैं कि सेक्रेमेंटल है, ठीक है। रिलीजियस सेरेमनी का मतलब सेक्रेमेंटल ही होता है। अब्दुल करीम वर्सेस सलीम के केस में उसका उल्टा कहा कि भाई जो मुस्लिम मैरिज है वो सेक्रामेंटल नहीं है, मुस्लिम मैरिज इज नॉट सैक्रामेंटल बट इट इज प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। पर ये क्या है? बट इट इज प्योरली प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। पर ये प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इस बात पे इस केस में एक जस्टिस महमूद थे। कौन थे? जस्टिस महमूद, ठीक। इन्होंने ये क्या कहा? इन्होंने कहा चलिए, जो मैरिज है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो है, मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते इसे हम प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैरिज और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। कोई बता सकता है? किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा है, आप सबने, आई एम श्योर आप सबने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो मैरिज के साथ। मैम एज, कॉम्पिटेंसी और कुछ बताइए।
ओके, मैं बताती हूँ, एवरीवन कैन म्यूट योरसेल्फ। देखिए, इन्होंने कहा सबसे पहली बात तो मैरिज एक प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्टिंजेंट नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है। पर मैरिज जो है, ऐसा कि हम कॉन्टिंजेंट नेचर का जो मैरिज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट सेट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने यही बोला, ठीक। तो जस्टिस महमूद सेड कि इट इज नॉट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट because there can be contingent contracts also, but in case of marriage there cannot be contingent contracts. दूसरी बात कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकते हैं, है ना। हम फिक्स कर दें कि ये भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसका टाइम है, बट मैरिज के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक। दूसरी बात, अनपेड सेलर, उन्होंने कहा कि जो अनपेड सेलर है वो बाद में जाकर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, लेकिन इन केस ऑफ मैरिज ये तो आता ही नहीं है हमारे पास कि इसको अनपेड सेलर हो कोई और इसको रद्द कर दे। तो ये कुछ चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट की जो मैरिज में हो ही नहीं सकती। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, लिमिटेड टाइम के लिए आप फिक्स करके ऐसे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अनपेड सेलर का जो प्रोविजन रहता है उधर की, वो रद्द भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि वो अनपेड रह गया है तो अब वो कैंसिल भी कर सकता है। तो ये सारी बातें जो है मैरिज में नहीं हो सकती। तो इसीलिए इन्होंने कहा हाँ मैं मानता हूं कि मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, पर इसको प्योरली और सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहना ठीक नहीं है, ठीक है। प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहना ठीक नहीं है। तो आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहली बात तो मुस्लिम लॉ के बारे में आप बता सकते हो। ओके, देखिए मैं तो जब भी आपके पास ये केस लॉ आए तो सबसे पहले आप मुस्लिम लॉ के बारे में बताना, कंसेप्ट के बारे में बताना, कहाँ से आए, कस्टम से आए बेसिकली। इसके अंदर ऐसा नहीं है सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से आए, कस्टम से आए, ठीक है। दूसरी बात, फिर आप ये वाला केस लिख सकते हैं जो हमने अभी डिफाइंस पढ़ी, वो लिख सकते हैं। इसके अंदर आप बता सकते हैं कि कहा गया कि सेक्रीमेंटल है। फिर केस 2 में कहा गया कि भाई, पहले कहा गया कि ये प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, मेजोरिटी ने यही कहा, लेकिन जो जस्टिस महमूद थे इन्होंने अपना क्या इन्होंने अपना जो जजमेंट दिया, इन्होंने क्या कहा कि जो मैं मानता हूं ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जो मैरिज है वो कॉन्टिंजेंट नेचर की भी हो सकती है, और जो मैरिज है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए ऐसे ही फिक्स करके जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में करते हो ऐसा आप मैरिज में नहीं करते हो। और तीसरी बात, अनपेड सेलर जो है कैंसिल भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। इसी तरीके से मैरिज जो है, हाँ मैं मानता हूँ उसके अंदर डोवर है, और जस्ट डोवर नहीं दिया गया था या डोवर से रिलेटेड कोई बातें फुलफिल नहीं होती, सिर्फ उस बात पे बाद में कैंसिल आउट नहीं की जा सकती मैरिज को, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है? ओके, तो आप इस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। आई होप ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे कि कॉन्टिंजेंट, दूसरा है कि टाइम लिमिटेड नहीं हो सकता, तीसरा है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल कर सकता है अनपेड सेलर जो है कॉन्ट्रैक्ट को, वैसा ऐसा मैरिज में नहीं हो सकता। अनपेड सेलर कौन होगा, डावर नहीं मिला, सिर्फ इस बेसिस पे आप कैंसिल नहीं कर सकते बाद में मैरिज को। तो ये वाला पॉइंट ये इन्होंने बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली इन्होंने अपनी जो जजमेंट है इसके ऊपर दी थी, ठीक है, बहुत अच्छे से बताते हुए, ठीक है। तो 10 इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं, इधर से हम इसको कंक्लूड करेंगे, सारे जो हम अभी डिफाइंस देखे वो लिखेंगे, जो आपको मुस्लिम लॉ के बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे कि ये कस्टमरी से ही आया है, कस्टम से आया है, और फिर आप ये दोनों केस बताएंगे। तो हेंस आप कंक्लूड कर देंगे इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, सेक्रेमेंटल भी है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे चले तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, अब हम मैरिज के बारे में बात करते हैं। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट की बोल रहे हैं या इसे सेक्रेमेंटल की बोल रहे हैं, तो कैसे होती है मैरिज, क्या क्या चीजें चाहिए रहती है मुस्लिम मैरिज में वैलिड मैरिज होने के लिए, ठीक है। तो essential ingredients of marriage, देखिए सबसे पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है,
कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला एसेंशियल क्या होता है? प्रपोजल। ठीक। दूसरी बात एक्सेप्टेंस। कंसेंट। देखिए ये कुछ असेंशियल कंडीशंस हैं, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स है मुस्लिम मैरिज की। सबसे पहली बात तो प्रपोजल, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल करेगी, इसको इजब बोलते हैं। ठीक, IJEB। ठीक, फिर आ जाता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को प्रपोजल दिया मैरिज का, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया यानी कि कबूल कर लिया। ठीक है। तीसरी बात कंसेंट। कंसेंट हम पढ़ेंगे कि कंसेंट होनी चाहिए। ठीक। चौथी बात है सफिशिएंट विटनेस, जो हमने अभी डिस्कस किया कि शादी के समय जब शादी हो रही है तो सफिशिएंट विटनेस होनी चाहिए। अब देखिए मुस्लिम में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक शिया, दो सेक्ट होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। ठीक है, उनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है अलग अलग जगहों पर, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कैपेसिटी के बारे में, जिन पार्टीज की शादी हो रही है उनकी एज क्या रहती है, कैपेसिटी के बारे में देखेंगे। फिर नो इम्पेडिमेंट्स टू मैरिज, क्या रुकावटें होती हैं, उन रुकावटों का दूर होने के बाद क्या वो रेगुलर हो सकती है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, ये सारी तो छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग और 6 पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट कोई बात नहीं, हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते रहेंगे। ठीक है, और इसमें भी आपको थोड़ा सा सुन्नी का जो है थोड़ा सा सिंपल है, शिया वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये चीजें। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात अगर हम प्रपोजल की बात करें तो प्रपोजल एक पार्टी देगी दूसरी पार्टी को, जनरली बॉय की साइड से जो है प्रपोजल जाता है फॉर अ मैरिज। अब जो गर्ल है उसको वो एक्सेप्ट करना होता है, कबूल करना होता है, या तो वो खुद उसको एक्सेप्ट कर लेगी, इफ शी इज माइनर तो उसके बिहाफ में उसके पेरेंट्स जो है उनको अपनी एक्सेप्टेंस देंगे। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन इन ब्रीफ हम इसको डिटेल करते हैं, प्रपोजल में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, बस यही है कि बॉय जो है बॉय की तरफ से इसको प्रपोजल जाएगा। ठीक है, देखिए बॉय लड़की को ऑफर करता है फॉर अ मैरिज, और ये जो गर्ल है ये उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ये बोलती है। ठीक, अगर ये लड़की है माइनर, अगर ये लड़की है माइनर तो इसकी जगह कंसेंट कौन देंगे? इसके पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स कंसेंट देंगे। इतनी सी बात क्लियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये जो सारा प्रोसीजर हो रहा है ना, ये सारा एक सिंगल मीटिंग में होना चाहिए, ये सारा एक सिंगल मीटिंग में होना चाहिए कि बॉय प्रपोज कर रहा है सामने के सामने, गर्ल जो है ऑन द स्पॉट एट अ टाइम कबूल करिए, तो ये सारा ऑन द स्पॉट एट अ टाइम इन अ सिंगल मीटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही मीटिंग में ऑफर भी होगी, एक्सेप्टेंस भी होगी, और किसके सामने होगी? विटनेसेस के सामने होगी। ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस और विटनेसेस के सामने होगी। ठीक, तो ये सब कुछ पूरा जो हो रहा है ये सिंगल मीटिंग में एट अ टाइम एट अ स्पॉट होना चाहिए, तो ये हमें हेल्ड हुआ। ठीक,
इस केस में ये सब चीजें हेल्ड हुई कि भाई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट टेक प्लेस एट अ सिंगल मीटिंग, ठीक, ऑन द स्पॉट एट अ टाइम, एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किसके सामने होंगे, 2 विटनेसेस के सामने होंगे, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई, राइट। देखिए अब हमने कुछ काउंटर ऑफर के बारे में भी पढ़ा था, अपने काउंटर ऑफर के बारे में पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्सेप्ट यहां भी आ जाता है। जैसे कि बॉय ने ऑफर किया मैरिज के लिए, गर्ल ने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन कुछ कंडीशंस लगा दी, ठीक। तो अब ये जो है ना, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक्सेप्टेंस तब होता जब इस ऑफर को ये एज इट इज एक्सेप्ट करती, लेकिन क्योंकि इसने साथ में कुछ कंडीशंस लगाई तो ये काउंटर हो गया, ठीक है। तो अभी ये एक्सेप्टेंस नहीं है, इट इज नॉट अ एक्सेप्टेंस, इट इज अ काउंटर ऑफर। अब इस केस में क्या है, अब जो सामने वाली पार्टी है, बॉय बोलेगा ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं विद द कंडीशंस, तो ये हाँ बोलेगा, ये यस बोलेगा, तो यहां से एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। तो ये जो लड़की दे रही है ये एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है, काउंटर ऑफर दे रही है। उसके बाद बॉय जो है यस बोलेगा तो एक्सेप्टेंस यहाँ कंप्लीट होगी। तो ये एक छोटा सा जो है काउंटर ऑफर का कंसेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना, ये वाला केस कि भाई सिंगल मीटिंग में ऑन अ स्पॉट ऑन अ टाइम होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात पे चलते हैं, कंसेंट, ठीक। ठीक है, कंसेंट की बात करें, सबसे पहली बात तो कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, ठीक। फ्री होनी चाहिए, यानी कि कंसेंट पे क्या नहीं होना चाहिए, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो इन सारी चीजों से कंसेंट अफेक्टेड है तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। अगर ये सारी चीजें नहीं है तभी वो कंसेंट एक फ्री कंसेंट है, ठीक है। और जैसे कंसेंट आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक। दूसरी बात, अगर कंसेंट नहीं है, अगर कंसेंट नहीं है तो मैरिज क्या है, इट इज नॉट वैलिड। मैरिज क्या है, वैलिड नहीं है, ठीक। ओके, चौथी बात पे आते हैं, सफिशिएंट विटनेस। जैसा कि मैंने आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में भी बताया था कि सफिशिएंट विटनेस जो है होने चाहिए। अगर सुन्नी लॉ की बात करें हम, मैंने आपको बताया था 2 अलग अलग मुस्लिम्स है इसके अंदर, एक सुन्नी है और एक शिया है, ठीक है। सुन्नी है और एक शिया है। तो ये जो सुन्नी लॉ है ये कहता है कि एटलीस्ट 2 जो है, एटलीस्ट 2 एडल्ट विटनेस जो है होने चाहिए। पर वहीं शिया कहता है हमें तो विटनेस की जरूरत ही नहीं है एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो सुन्नी कह रहा है कि हमें तो 2 एडल्ट विटनेस चाहिए, लेकिन शिया कह रहा है हमें तो कोई विटनेस ही नहीं चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। शिया कह रहा है कि हमें तो कब चाहिए विटनेस, हमें एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी जब तलाक होता है तब हमें विटनेस चाहिए, हमें अभी मैरिज में कोई भी विटनेस की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो शिया में नो विटनेस रिक्वायर्ड, सुन्नी में 2 एडल्ट विटनेस रिक्वायर्ड। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट है। अब आ जाता है कैपेसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 कैपेसिटीज दे रखी है, 15 इयर्स और प्यूबर्टी, ठीक। कि भाई जो पार्टीज हैं वो साउंड माइंड की होनी चाहिए और उन्होंने एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो अटेन कर ली हो। अब एज ऑफ मेजोरिटी क्या दी गई है यहाँ पर, एज ऑफ मेजोरिटी मुस्लिम लॉ में दी गई है 15 इयर्स और प्यूबर्टी, ठीक। या तो जनरल इन जनरल 15 साल की रख दी। अब अगर इस 15 साल से पहले अगर
प्यूबर्टी अटेन हो जाती है तो वो भी हो सकती है, ठीक। इन केस ऑफ गर्ल्स तो इसका एक केस लॉ आया, अतिका बेगम, अतिका ATIKA, मोहम्मद इब्राहिम। देखिए इसमें जो प्रीवी काउंसिल है उन्होंने हेल्प किया था कि जो प्यूबर्टी का मतलब है ये क्या है। तो इन्होंने कहा कि एज ऑफ मेजॉरिटी तब होगी जब वो 15 साल की हो जाएगी, या फिर तब भी हो सकती है जब उसे प्यूबर्टी अटेन हो जाए। प्यूबर्टी अटेन हो जाएगा मतलब ये है कि भाई उसकी जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड की जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाए। तो वॉट एवर कम्स पहले, या तो ये होगा या ये होगा, जो भी पहले होगा माना जाएगा उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी आ जाती है। ये नहीं है कि 15 साल बोला गया है तो 15 साल पे, अगर वो 15 साल से नीचे है, 4 से 12 साल की उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी आ जाती है तो भी वो मेजर ही मानी जाएगी। तो दो चीजें दे रखी है, 15 साल या फिर प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी कब से माना जाता है? जब से उसकी मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो वॉट एवर कम्स फर्स्ट तभी से वो मेजर मानी जाएगी, माना जाएगा उसने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली है, ठीक है। So when she attains age of 15 or if age of puberty is attained before age of 15 years, she is a major. और puberty क्या है? Puberty is equals to starting of menstruation period cycle. तो ये important है क्योंकि इसने आपको puberty का मतलब पता चल रहा है, puberty आ गई है, ये कब से माने जाएंगे, ठीक है। तो whatever comes first माना जाएगा वो major हो गई है, ठीक। दूसरी बात, इसमें क्योंकि एज ऑफ मेजॉरिटी की बात की है तो अगर वो माइनर है, ठीक, अगर वो माइनर है, और माइनर के केस में मैंने आपको बताया था अगर वो माइनर है तो उसके केस में उसके पेरेंट्स जो हैं वो अपनी कंसेंट देंगे, है ना, वो अपनी कंसेंट देंगे। पर अगर माइनर है, उसने शादी करा ली है, उसमें पेरेंट्स की, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है मुस्लिम लॉ में कि अगर वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स कंसेंट देंगे। तो अगर माइनर ने शादी करा ली है बिना पेरेंट्स की कंसेंट के तो वो शादी क्या होगी? वो शादी वॉइड होगी, ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की कंसेंट तो है ही नहीं। और हमने कहा था जब माइनर हो तो पेरेंट्स की कंसेंट लेगी, तो कंसेंट है ही नहीं उसके अंदर क्योंकि वो माइनर है। तो मैरिज क्या है? मैरिज एक वॉइड मैरिज है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो मैरिज ऑफ अ माइनर कैन ओनली बी कॉन्ट्रैक्टेड और कंक्लूडेड बाय अ कंसेंट ऑफ गार्डियन, ठीक, अदरवाइज इट इज वॉइड, ठीक। तो देखिए कंसेंट जो है, हमने देखा कि जो माइनर के केस में अगर कभी भी शादी होगी तो कब होगी? जब उसके कंसेंट दे दें उसके गार्डियंस, अदरवाइज वो मैरिज जो है वॉइड होगी। अगर माइनर खुद जाके शादी करा लेती है और उसमें पेरेंट्स की कंसेंट नहीं है, गार्डियन की कंसेंट नहीं है, तो वो एक वॉइड मैरिज होगी। तो कंसेंट, किसकी कंसेंट की बात करें? खाली पेरेंट्स की या और कोई भी आ सकता है? देखिए कंसेंट की अगर हम बात करें, हु कैन गिव कंसेंट, तो इसमें एंट्रीज है, इसमें भी एंट्रीज हैं जिसमें प्रेफरेंस दी जाएगी उनको उनके नंबर के हिसाब से। फर्स्ट नंबर पे आते हैं फादर, अगर फादर नहीं है तो सेकंड नंबर पे आते हैं पेरेंटल, ग्रैंडफादर और हायर, पैटर्नल, ग्रैंडफादर और हायर, ठीक, यानी कि इसके दादा परदादा या जो भी हायर जो भी पीढ़ी है वो आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे आते हैं फादर के ब्रदर, यानी कि ताया चाचा, है ना, फादर के ब्रदर। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं मदर, यानी कि एंट्रीज चल रही है, फादर फादर है तो फादर कंसेंट देंगे, अब फादर भी नहीं है तो ये देंगे, वो भी नहीं हो सकता तो तीसरे देंगे, तीसरे नहीं हो सकता तो चौथे देंगे, मदर देंगी, ठीक है। फिर अगर फोर्थ भी नहीं है तो फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, जो नाना वगैरह हो गए आपके मैटरनल ग्रैंडफादर। सिक्स नंबर पे आ जाते हैं आपके मामा, यानी कि मदर्स ब्रदर।
अब ये सारे के सारे नहीं है तो 7 नंबर पे आ जाती है गवर्नमेंट। अब कोई भी नहीं है, ना फादर है, ना दादा परदादा 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 हायर जो भी है, ना ही तो फादर के ब्रदर है, ना कोई ताया है, ना कोई चाचा है, ना ही कोई मतलब जो मदर है आपकी वो भी नहीं है, मैटरनल जो है ग्रैंडफादर वो भी नहीं है हायर, ठीक है, फिर मदर्स ब्रदर भी नहीं है, मामा भी नहीं है, तो फाइनली कंसेंट कौन दे सकता है? गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात समझ आ गई होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें हमने देखी, क्या क्या देखा कि सबसे पहली बात तो प्रपोजल देखा हमने, बॉय जो है प्रपोजल देगा, गर्ल उसको जो है एक्सेप्ट करेगी, जिसे कबूल बोलते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए डायरेक्टली, कई बार एक्सेप्टेंस प्रपोजल जैसे शब्द यूज नहीं किए जाते। तो ठीक है, तो कबूल करेगी एक ही मीटिंग में, एट अ स्पॉट एट अ टाइम आपको जो है एक्सेप्ट करना होगा, उसी टाइम प्रपोजल होगा, उसी टाइम आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुलाम कुबरा वाले केस में हमने ये देखा। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो विद सम कंडीशन तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो काउंटर ऑफर है, देन सामने वाली पार्टी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब वो एक्सेप्टेंस होगी। उसके बाद अगर हम कंसेंट की बात करें तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड, इन सब चीजों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इफेक्टेड है तो इट इज नॉट अ वैलिड मैरिज। ठीक, और उसके बाद कंसेंट जो है कौन देगा? अगर माइनर है तो उसके पेरेंट्स देंगे, अगर उसके पेरेंट्स ने नहीं दिया है तो मैरिज क्या मानी जाएगी? वॉइड मैरिज मानी जाएगी। कंसेंट कौन कौन दे सकता है ये तो हमने अभी देखा, सारी एंट्री, फादर, दादा परदादा, फिर फादर के ब्रदर, फिर फोर्थ एंट्री में आ जाती है मदर, फिर मदर के फादर, मदर की ब्रदर, फिर एट द एंड गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक, अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी क्या है मुस्लिम लॉ में? 15 साल या फिर प्यूबर्टी। ठीक है, 15 साल या फिर प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या है ये मैंने आपको अतिका बेगम के केस में बताया कि भाई, ठीक है ना, कंसेंट हमने देखा, फिर हम अभी बात करें कैपेसिटी की। अतिका बेगम वाले केस में देखा कि 15 साल या फिर प्यूबर्टी जो भी पहले होती है तब माना जाएगा आपने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लिया। और प्यूबर्टी क्या होता है? जब आपके स्टार्ट होते हैं मेंसुरेशन पीरियड की साइकिल, तब माना जाता है कि आपकी जो है प्यूबर्टी जो है अटेन हो गई है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी कोई पहले आता है तो माना जाएगा कि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी एज जो है उसने अटेन कर ली है। तो ये सिंपल सी बात है कैपेसिटी की। और दूसरा पॉइंट था कि भाई साउंड माइंड के होनी चाहिए पार्टीज। ठीक, अब जो 6 पॉइंट है, जो 6 पॉइंट है, अच्छा इससे पहले एक चीज रहेगी, सफिशिएंट विटनेस भी हमने देखा, सफिशिएंट विटनेस भी होनी चाहिए। जब ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है ना, इस दौरान आपके सफिशिएंट विटनेस भी होनी चाहिए, जिसमें सुन्नी ने बोला था 2 एडल्ट विटनेस होने चाहिए और शिया ने बोला कि हमें कोई भी विटनेस एट द टाइम ऑफ मैरिज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें मैरिज के टाइम पे कोई भी जो है विटनेस नहीं चाहिए, हमें एट द टाइम ऑफ तलाक जो है विटनेस चाहिए। अब जो 6 पॉइंट आता है वो बहुत लॉन्ग है, क्योंकि ये बात करता है कुछ रुकावटें होती हैं, जैसे कि आप अभी शादी नहीं कर सकते, आप इसके साथ शादी नहीं कर सकते, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते, अभी इद्दत पीरियड चल रहा है उसमें आप शादी नहीं कर सकते, तो कुछ रुकावटें होती हैं जो कि हम बात करेंगे 6 पॉइंट में। ठीक है, जैसे आपने कुछ रुकावटें हिंदू लॉ में पढ़ी थी, जैसे कि हमने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, अपिंडा रिलेशनशिप्स पढ़े थे, इसी तरीके से इम्पेडिमेंट्स टू मैरिज है, इसमें भी हम कुछ रुकावटों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है इसके अंदर, अगर हम देखेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर, नंबर ऑफ मैरिजेस। देखिए नंबर ऑफ मैरिजेस कितना रहता है मुस्लिम लॉ में? 4 मैरिजेस। अब जो मेल है, जो मुस्लिम मेल है वो 4 मैरिजेस एट अ टाइम वो करा सकता है, लेकिन जो फीमेल है वो एक टाइम पे एक ही मैरिज करा सकती है। ठीक है, अगर उसने दूसरी मैरिज कराई एक मैरिज के होते हुए तो उसको बाइगामी के लिए बुक किया जाएगा अंडर आईपीसी। ठीक है,
इतनी सी बात क्लियर है कि जो मुस्लिम मेल है वो 4 शादी कर सकता है एट वन टाइम। ठीक, दूसरी बात देखिए, उसने 4 शादी तो कर रखी है, 1 2 3 4। तो ये 4 शादी उसके लिए क्या है? ये 4 शादी उसके लिए वैलिड है, लेकिन 4 शादी वैलिड होने के बाद उसने एक और भी शादी कर रखी है, 5th मैरिज कर रखी है। तो ये क्या है? ये वॉइड नहीं है, ये इररेगुलर मैरिज है। ये क्या है? इररेगुलर मैरिज है। ठीक है, अब ये जो है रेगुलर हो सकती है। देखिए, हमने कहा है एक टाइम पे 4 ही मैरिज हो सकती है। ठीक, हो सकता है इन चारों में से वो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाली को डिवोर्स दे दे, तो ये 3 ही बच गई, 1 2 3। पर मैंने कहा है वो 4 कर सकता है। अब जब एक घट गई तो एक इसके अंदर ऐड हो गई, ये वाली। तो ये जो इररेगुलर से ये वाली भी एक रेगुलर बन गई, वैलिड बन गई। जैसे हमने कोपार्सनरी का पढ़ा था ना कि भाई 4 पीढ़ियां होती हैं, फिर एक हटती है तो एक नीचे वाली को चांस मिल जाता है, ऐसे ही इसके अंदर है। ठीक है, वो रेगुलर, पहले वो इररेगुलर है, इन चारों में से कोई भी एक, जरूरी नहीं है फर्स्ट ही, हो सकता है तीसरी वाली को डिवोर्स दिया हो, बच गए 1 2 3, तो ये 5th वाली ऐड हो जाएगी, है ना। तो जब कोई एक घटेगी तो एक इररेगुलर वाली ऐड हो जाएगी, उसको आप रेगुलर बना सकते हो। बट जब तक आपकी 4 शादियां हैं तब तक आप एनी नंबर ऑफ मैरिजेस आप कर रहे हो, वो सारी आपकी इररेगुलर ही हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इरेगुलर मैरिज का, वैलिड मैरिज का। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको कहा था शिया सुन्नी अलग अलग है। ठीक है, शिया और सुन्नी अलग अलग है। अब इनके बारे में हम और डिटेल में 6 पॉइंट के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो हमने पहला जो है इम्पेडिमेंट पढ़ा कि भाई आप 4 ही शादी कर सकते हो, 4 शादी कर सकते हो। यहाँ पे इम्पेडिमेंट है, 4 शादी आप कर सकते हो। उसके बाद जो आपने शादी करी वो इररेगुलर है। ठीक है, और बाकी ये जो था कंसेप्ट था कि इररेगुलर रेगुलर कब बने। ठीक, इसके अंदर हम आगे पढ़े। और दूसरी बात, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये मेल के लिए था, फीमेल बस एक ही शादी कर सकती है। ठीक है, okay, this was all about today's lecture, students. Thanks for watching today's lecture. Now let's meet in the next class. You can subscribe our channel IJS Law Classes for more such videos.